फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लास्ट क्लास के अंदर हमने रिक्रूटमेंट के लिहाज से चीज़ें देखी थी कि हम लोग जो है वो किस चीज़ को रिक्रूटमेंट कहते हैं और रिक्रूटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर हमने रिक्रूटमेंट के अंदर ये देखा कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किस तरीके से इनिशिएट होता है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस का मतलब क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमने कहा कि जी पूल ऑफ, हमें इस तरह की पूल ऑफ कैंडिडेट्स का क्रिएशन है जो कि हमारे डिज़ायर्ड स्किल सेट के मुताबिक हो और वो तमाम के तमाम एलिजिबल कैंडिडेट्स हों। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है, इंटरनल में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल में क्या करते हैं। फिर उसके बाद हमने एडवर्टाइजमेंट्स का देखा, फिर उसके बाद हमने इंटरनल एक्सटर्नल प्लेसमेंट्स का देखा, फिर उसके बाद हमने मुख्तलिफ तरह की कैटेगराइजेशंस देखी कि हमारे पास किस तरीके से जो है वो उनकी कैटेगराइजेशंस होती हैं। आज जो हम चीज़ देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि रिक्रूटमेंट के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोसेस है, अली बेटा क्या आइडिया चाहिए आपको पेपर का? पेपर का तो मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। क्या क्या चाह रहे हो? एक दफ़ा आप सब लोग प्लीज़ अपने माइक्स ओपन कर लो। मुझे अली ने ये चीज़ कही है कि प्लीज़ टेल अबाउट एचआर पेपर एंड विच थिंग्स विल कम इन द पेपर। मतलब क्या थिंग्स, क्या मतलब इस बात का? अगर कोई मुझे क्लियर कर सके अली का ये स्टेटमेंट तो, या अगर मुझे अली खुद क्लियर कर दे तो। पेपर का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से पेपर आएगा आपको, और मज़ीद क्या जानना चाह रहे हो? जी ओके। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके पेपर पैटर्न आपका सिंपल इस तरीके से आएगा कि यू विल बी गिवन प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम से मुराद ये है कि तुम्हें कोई कोई ना कोई पेपर के अंदर सिचुएशन दी हुई होगी। बेसिकली प्रॉब्लम क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे, जिसके अंदर तुम्हें एक सिचुएशन दी हुई होगी और सिचुएशन के लिहाज से तुम्हें डिटर्मिन करना होगा कि हाउ टू रिस्पॉन्ड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, कितने चैप्टर जो लेक्चर उसमें इंक्लूड होंगे, लेक्चर 6 तक की तमाम चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। लेक्चर 6 तक जो हमने पढ़ा है वो तमाम के तमाम जो है वो आपका पेपर के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, ये दोनों सवालों के जवाब हो गए। और कोई सवाल? लेक्चर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेक्चर 6 तक आपके जो है वो लेक्चर्स आएंगे जो कि हमने क्लास के अंदर किए हैं। लेक्चर 6 तक हमने जो जो टॉपिक्स पढ़े, पहली बात। दूसरी बात, पेपर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चंस और पैटर्न के ऊपर होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पैटर्न या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आपके पास एक सिचुएशन दी हुई होगी, सिचुएशन या प्रॉब्लम आप जिसको कहते हैं, और उस प्रॉब्लम को आपको एक्चुअली आइडेंटिफाई करना होगा कि वो प्रॉब्लम है क्या और उसका क्या सॉल्यूशन जो है वो दिया जाएगा या उसका क्या सॉल्यूशन है। लाइक अगर कोई चीज़ आपको बताई गई है कि भाई ये चीज़ है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विल बी रिक्वायर्ड। ये सली बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, और इतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए कि अगर आपको अगर आपने टॉपिक सही आइडेंटिफाई नहीं किया तो जो आंसर भी आप मुझे लिख के दोगे दैट विल गो रॉन्ग। तो इसलिए रेस्ट अश्योर दिस थिंग कि तुम्हें टॉपिक्स सारे के सारे क्लियर हों, तुम्हें कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियरली पता हो, तुम्हें सारी की सारी चीज़ें जो जो कुछ हमने पढ़ा है, जो जो चीज़ें जो जो टेक्निकल टर्म्स हमने क्लास के अंदर यूज़ की हैं, वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज तुम्हें एज इट इज़ मालूम हो, तभी तुम पेपर कर सकोगे, वरना पेपर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा तुम लोगों के लिए। ठीक है जनाब, और कोई क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड या और कोई चीज़ जो आपको पेपर से रिलेटेड क्लैरिटी चाहिए? बाकी ये है कि तुम लोगों का एक असाइनमेंट मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, जो तुम लोगों का तकरीबन 10 मार्क्स का असाइनमेंट था, जो कि हमने लास्ट उसके अंदर लिया था। जो मैंने लास्ट एक्स्ट्रा क्लास ली थी जिसमें थोड़े ही लोगों ने, जिन जिन लोगों ने भी खैर इनफैक्ट क्लास ली थी, उनके मार्क्स वो लग चुके हैं। कल एंड ऑनवर्ड्स असाइनमेंट जो है वो हम मज़ीद फर्दर आगे जो है वो लेके चल रहे हैं। कल मैं सिर्फ उन्हीं के असाइनमेंट्स ट्रीट करूँगा जो क्लास के अंदर मौजूद थे। मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स भी मिले हैं, आई विल नॉट बी ट्रीटिंग दोज। जो नहीं है, जिनकी अटेंडेंस मौजूद थी, सिर्फ उन्हीं के असाइनमेंट्स कल जो है वो ट्रीट होंगे। बाकी जितने बच्चे हैं वो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने असाइनमेंट्स को देख लें।
तो फिलहाल के लिए तो यही है। और मज़ीद कोई क्लैरिटी अगर किसी चीज़ की चाहिए तो बताओ ताकि मैं उसको भी करूँ, वरना फिर आगे हम जो है वो रिज्यूम कर सकें। जी, इफ़ इट्स क्लियर तो मुझे कंफर्म करो, हम आगे की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, पेपर में 6, तो मैथ 6 लेक्चर्स है बेटा। ओके, और किसी का कोई सवाल? जी, ओके ओके जी। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग जो है आज जो चीज़ डिटर्मिन करेंगे या आज जो चीज़ हम लोग जो है वो करने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज टर्म्ड एज सिलेक्शन। सिलेक्शन को अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जी सिलेक्शन होती क्या है। सिलेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये चीज़ समझ लीजिए कि सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जो है वो 3 बंदों की ज़रूरत है। तो 3 सूटेबल कैंडिडेट्स जिन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपके पास अप्लाई किया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ होता है, लेकिन अब हम स्पेसिफिक कैटेगोरिकली बात कर रहे हैं कि जब हम सिलेक्शन के लिहाज से कह रहे हैं, तो 3 सूटेबल कैंडिडेट्स आपके, जिन कैंडिडेट्स ने पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर वाया रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपके अप्लाई किया, वाया सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने पूरा के पूरा सिलेक्शन को जो है वो प्रोसेस को पास किया, और पास करने के बाद वो आपके क्राइटेरिया पे 3 बेस्टली सूटेड कैंडिडेट्स बने, जो कैंडिडेट्स आपकी जो है वो उस पोजीशन के ऊपर प्लेस होने के लिए आपकी तरफ से ओके है, आपकी तरफ से कंफर्म है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आपके पास कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होने के बाद जो है कैंडिडेट्स आपके पास प्लेस होने के लिए तैयार होते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारे पास सिलेक्शन का प्रोसेस कहलाता है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स और हमारे पास कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हम लोग जो है जिसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास सिलेक्शन के अंदर होता है, या 5 बेसिक पॉइंट्स हम सिलेक्शन के अंदर कैरेक्टराइज करते हैं जिससे सिलेक्शन, उसमें सबसे पहला और सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो कहलाता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी आपने, मैं अभी फिलहाल सिर्फ रिलायबिलिटी की डेफिनेशन बता रहा हूँ फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सिलेक्शन, नॉट फ्रॉम द जनरल प्रोस्पेक्ट कि जनरली जो है वो रिलायबिलिटी का क्या मतलब है। जनरली आपको रिलायबिलिटी की डेफिनेशन उठानी है तो आप नेट से उठा लो, यू विल गेट इट, यू विल फाइंड इट मैनी। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो चूंकि सिलेक्शन प्रोसेस के लिहाज से बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी मेजरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इवॉल्व किए हैं, या जो भी मेजरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपने डिफाइन किए हैं ड्यूरिंग योर बिफोर योर रिक्रूटमेंट साइकिल प्रोसेस, उन तमाम के तमाम प्रोसेस के ऊपर या उन तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कैंडिडेट्स को एवेल्युएट करना, और कैंडिडेट्स को एवेल्युएट करने के बाद उसी प्रोसेस पे लोगों को एक्सेप्ट करना उस जॉब के लिए जिस जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने आइडेंटिफाई किए। इजीली अगर हम बात करें तो हम ये कहें कि विच एवर कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव डिफाइंड, evaluating individuals on the same characteristics and then selecting people on the same characteristics। दो चीज़ें यहाँ पर हैं, पहली evaluate करने की कि आपको evaluate भी उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर करना है, और सेकेंडली आपको सेलेक्ट भी उसी प्रोसेस के ऊपर करना है या उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर करना है। रिलायबिलिटी के बाद मतलब अगर हम रिलायबिलिटी के लिहाज से अगर हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर, अगर हम डेफिनेशन के ऊपर अगर हम लेके चले तो हम ये कहते हैं कि योर रिलायबिलिटी इज बेसिकली द कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस मेजर
द डिग्री टू विच परफॉर्मेंस मेजर इज फ्री फ्रॉम रैंडम एरर। दैट मीन्स आपने जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने यूज़ किए हैं, जितने भी मेजरमेंट टूल यूज़ किए हैं, दे मस्ट ऑल बी कंसिस्टेंट। दैट मीन्स जो आपने रिक्रूटमेंट के अंदर लिए हुए हैं वही तमाम के तमाम कंटिन्यू आगे फॉलो करें, और उसमें फ्री जो है उसमें किसी तरह का रैंडम एरर ना। रैंडम एरर के मुताबिक, रैंडम एरर से मतलब हमारा जो है वो जनरल एरर होता है। जनरल एरर हम किसे कहते हैं? जनरल एरर का मतलब ये होता है कि हमारे पास सपोजिटली हमने जो है वो गलती से एक चीज़ ये कही कि जी हमें 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है सपोजिटली, और जो कैंडिडेट हम सेलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं वो शायद उसका एक्सपीरियंस 11 ईयर्स और 10 मंथ्स का है। तो ये रैंडम एरर के अंदर आता है। आप कितने से मिस्टेक कर रहे हैं? आप मिस्टेक कर रहे हैं 2 महीने से। बेशक जो हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, स्पेसिफिकली विद इन पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर वी हैव टू रेस्ट अश्योर दिस थिंग कि एक दिन का भी डिफरेंस हमारे पास रैंडम एरर के अंदर काउंट हो जाता है। दैट मीन्स इफ यू हैव आस्क्ड फॉर 15 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, यू शुड इंश्योर दिस थिंग कि आप जिसको सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर लेकर आ रहे हैं या जिसको सेलेक्ट करने के लिए ला रहे हैं, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस या तो 15 years हो या 15 years 1 day हो। अगर उस बंदे का एक्सपीरियंस 14 years एंड 363 days भी है, दैट मीन्स एक दिन भी अगर, सॉरी 364 days भी है, अगर उसका एक दिन भी कम हो रहा है, तो आप उसको सिलेक्शन प्रोसेस से थ्रू नहीं करवा सकते, बिकॉज आपकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ हम लोग जो देख रहे होते हैं, ये सेकंड पॉइंट जो हम देख रहे होते हैं, ये बेसिकली आपका इन शॉर्ट एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है जिसमें रिलायबिलिटी की डेफिनेशन दी हुई है। आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है, ये बेसिकली जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी इस तरीके से है कि आपके जूनियर ईयर स्टार्ट कोर्स और सीनियर ईयर स्टार्ट कोर्स के जो है मार्किंग्स आपको बच्चों की दी हुई है, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की। आपने किया क्या? आपने पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट निकाला, ये आपकी रिलायबिलिटी पॉइंट है, और इसके अगेंस्ट में आपने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को प्लॉट कर लिया। वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस लाइन के नियर है, लाइक अगर मैं यहाँ से देखना शुरू करूँ, 5 3 हो गया, 6 हो गया, 19 हो गया, अगर मैं इन स्टूडेंट्स को देखूं तो ये स्टूडेंट्स इस लाइन के करीब हैं। तो दैट मीन्स सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम सेट 1 मतलब जूनियर और सीनियर सेट के स्कोर पे किन स्टूडेंट्स को लेंगे? वो जो कि हमारे इस सिलेक्शन क्राइटेरिया या इस रेंज के इक्वलिटी या इस रेंज के करीब करीब आ रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास रिलायबिलिटी की बात। ये हमने एक सेकेंड एग्जाम्पल ली जिसके अंदर हमारे पास जो है काउंसलर की रेटिंग्स है। अब उस रेटिंग में अगर आप देखें तो काउंसलर हमारे पास 11 है, जो कि एग्जैक्ट हमारे पास उस लाइन के ऊपर फॉलो कर रहा है। तो दिस मीन्स हमारा इनका सिलेक्शन बनता है। ये हमारे पास जनरल प्लॉटेड है। अब इसके अंदर चूंकि हमारे पास कोई वैलिड लाइन नहीं है, इसलिए हम इसका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं ले सकते। ठीक है। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड, ये बेसिकली हमने स्टैंडर्ड्स अभी जो है वो डिफाइन किए कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स हमने जिस तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम यूज़ कर रहे होते हैं सिलेक्शन की, वो हमारे पास कहलाती है वैलिडिटी की। वैलिडिटी से हमारे पास मुराद क्या है? वैलिडिटी से मतलब ये है कि हमने ऊपर जो है ये चीज़ कही रिलायबिलिटी के अंदर कि हमारे जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं उसमें रैंडम एरर ना हो। वैलिडिटी हमें ये कहता है द एक्सटेंट टू विच अ परफॉर्मेंस मेजर असेसेस ऑल द रेलेवेंट एंड ओनली द रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। मीन्स जब भी आप सक्सेशन के रूप, जब भी आप जो है वो सिलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर जाते हैं, या जब भी आप सिलेक्शन को इन्हांस करने की बात करते हैं, या जब भी आप सिलेक्शन क्राइटेरिया या सिलेक्शन को मेजर करने की बात करते हैं, यू शुड इंश्योर दिस थिंग कि आप सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो परफॉर्मेंस मेजर्स यूज कर रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं को एक्सेस करें, आप सिर्फ उन्हीं को एवेल्युएट करें। इन शॉर्ट जो आपके परफॉर्मेंस मेजर्स एवेल्युएट होने वाले हैं, जिनको आप रेलेवेंट परफॉर्मेंस मेजर्स कहते हैं, आपके पास तमाम के तमाम रेलेवेंट परफॉर्मेंस मेजर्स ही एवेल्युएट हो। मिसाल के तौर पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट टी बॉय की पोजीशन के लिए जो है वो जॉब हायर करने के लिए, ये टी बॉय की पोजीशन के लिए जो वो अप्लाई करता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि टी बॉय की पोजीशन के लिए, टी या टी बॉय की सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ आप चेक करोगे, या क्या आपके सिलेक्शन सेलेक्ट करने के लिए आप कौन से परफॉर्मेंस मेजर्स देखोगे, या कौन से आप एक्सेस पॉइंट्स देखोगे?
सबसे पहला एक्सेस पॉइंट ये देखोगे कि जी वो कितनी जल्दी जो है, कितना क्विकली रिस्पॉन्स करता है या कितना क्विकली चाय लेकर आता है। ऐसा तो नहीं है आपने उसको चाय के लिए बोला टी बॉय को, और टी बॉय 2 घंटे के बाद चाय लेकर आ रहा है। सबसे पहला तो आप उसका टाइम देखोगे कि उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना अच्छा है। दूसरा आप ये देखोगे कि जी वो चाय कितनी अच्छी बनाता है। तीसरा आप ये देखोगे कि वो कौन कौन सी चाय बनाता है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ तरह के लोगों का आना जाना है या मुख्तलिफ तरह के गेस्ट्स आपके पास आते हैं, तो यू विल अश्योर, यू विल रेस्ट अश्योर कि जी उसको पता हो कि जी क्या आपके पास किस किस तरह की चाय बनती है। लाइक डाइट चाय किस तरीके से होती है, डाइट चाय से मुराद ये है कि ब्लैक टी किस तरीके से होती है, किस तरीके से आपके पास कैपुचिनो होती है, किस तरीके से आपके पास कॉफ़ीज बनती हैं, एंड ऑल दैट। ये आप उसकी जो है वो मेजरिंग परफॉर्मेंस मेजरिंग वेरिएबल्स हैं जिस पे आप उनको असेस करोगे। आप उसको कभी भी इस बात के ऊपर नहीं असेस करोगे कि जी वो कितना पढ़ा लिखा है, वो लेटर्स लिख सकता है या नहीं लिख सकता, या वो डाक दे सकता है या नहीं दे सकता। चलो अगर आप डाक की भी बात करते हैं और आपने अगर रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया के अंदर ये चीज़ मेंशन की हुई है कि हाँ जी उसको डाक लेना और डाक देना भी आना चाहिए, तो एक एडिशनल चीज़ है। बट कैटेगोरिकली अगर मैं टी बॉय के लिहाज से बात करूँ, तो कैटेगोरिकली टी बॉय की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें जो मेजर असेसमेंट पॉइंट्स हैं वो आपके पास क्या होंगे कि जी उसको चाय बनाना सिग्निफिकेंटली आती है या नहीं आती। अगर आप उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के असेसमेंट क्राइटेरिया के अलावा किसी भी क्राइटेरिया से उस पर्टिकुलर जॉब मेजर को असेस करने की कोशिश करोगे, दैट विल गो अगेंस्ट द वैलिडिटी। तो पहली चीज़ हमने बात की पहली चीज़ जो हमने बात की वो रिलायबिलिटी की बात की, सिलेक्शन। दूसरी जो हमने बात की वो वैलिडिटी की बात की। अब वैलिडिटी के अंदर हमारे पास एक और चीज़ होती है। वैलिडिटी के अंदर हम लोग जब वैलिडिटी की बात करते हैं तो वैलिडिटी के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ क्राइटेरियंस होते हैं या मुख्तलिफ हमारे पास रिलेटेड प्रोसेसेस होते हैं कि जी हम किस तरीके से रिलायबिलिटी को जो है वो चेक कर रहे होते हैं। लाइक रिलायबिलिटी हम किस तरीके से मेजर कर रहे होते हैं। सो इन ऑर्डर टू डिफाइन दैट, सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास वैलिडिटी को मेजर करने की होती है वो हमारे पास क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होती है। लाइक एक ऐसा मेथड जिसमें हम जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं किसी भी सिलेक्शन वैलिडिटी को करने के लिए किस तरीके से कि हम एक कोरिलेशन डिटर्मिन कर लेते हैं। कोरिलेशन किस चीज़ का डिटर्मिन कर लेते हैं? कोरिलेशन हम डिटर्मिन कर रहे होते हैं स्कोर्स और जॉब परफॉर्मेंस स्कोर्स का। लाइक आपने टेस्ट एक डिटर्मिन कर लिया, ठीक है, एक आपने टेस्ट शेयर कर लिया कि जी आपके पास जो है वो किस तरह का आपने टेस्ट दिया है। दूसरा उस टेस्ट के साथ या उस टेस्ट के अगेंस्ट में आप जॉब परफॉर्मेंस स्कोर्स आप ले लेते हो। लाइक आपने हर एक जॉब के अगेंस्ट में जो है जॉब परफॉर्मेंस के कुछ स्कोर्स आपने जो है वो मेजर किए हुए हैं, उन स्कोर्स को आप कंपेयर कर लेते हो, को रिलेट करते हो हर एक इंडिविजुअल के स्कोर के साथ। लाइक मिसाल के तौर पे आपने टी बॉय की एग्जांपल की, टाइम का आपने स्कोर दिया 10, चाय बनाने का स्कोर दिया आपने 10, उसके बाद आपने मिसाल के तौर पे डाक का स्कोर दिया 10। अब उन 10 के स्कोर के अगेंस्ट में आप जब भी इंडिविजुअल को एवेल्युएट करोगे या जब भी इंडिविजुअल को स्कोर करोगे तो आप किस अगेंस्ट उस किसके अगेंस्ट में स्कोर करोगे? जो पॉइंटर्स आपने दिए हैं। लाइक मिसाल के तौर पर टाइमिंग में कितने नंबर लिए, चाय में कितने नंबर लिए, डाक में कितने नंबर लिए। तो ये आपकी जो वैलिडिटी होती है बेसिकली क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होती है, जिसमें आप किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट में वैलिडेट कर रहे होते हो किसी भी मेथडोलॉजी को, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपकी वैलिडिटी जो कहलाती है वो आपके पास प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहलाती है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ये होती है कि जिसमें आप स्टडी कर रहे होते हो और स्टैब्लिश करते हो एम्पिरिकल रिलेशनशिप किसके दरमियान? एप्लीकेंट्स के टेस्ट स्कोर के दरमियान और उनकी परफॉर्मेंस के दरमियान। कौन सी परफॉर्मेंस? इवेंचुअल परफॉर्मेंस, जो वो इवेंचुअली परफॉर्म करेंगे किसके अगेंस्ट में? उस जॉब के अगेंस्ट में। ये आपके पास कहलाती है प्रिडिक्टिव वैलिडेशन। प्रिडिक्टिव वैलिडेशन जो मोस्टली की जा रही होती है वो आपके पास क्या किस तरीके से की जा रही होती है कि ये आपके पास प्रिडिक्टिव वैलिडेशन का क्राइटेरिया होता है। ये प्रिडिक्टिव वैलिडेशन में क्या होता है? आप स्टैब्लिश करते हो एम्पिरिकल रिलेशनशिप टेस्ट स्कोर के दरमियान। और अब टेस्ट स्कोर कौन सा होता है? वो टेस्ट स्कोर जो कि आपने हायरिंग से पहले जो है किए होते हैं, मतलब जो स्कोर आपने जो है वो टेस्ट के अंदर जो कि आपके हायरिंग सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जा रहे थे उसमें आपको देते हैं। और इसमें आप क्या करते हो? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जो है वो आपके पास एम्पिरिकल रिलेशनशिप होता है। अब मेरा एक सवाल जो तुम सब लोगों से, एम्पिरिकल रिलेशनशिप से क्या मुराद है? देखो आई एम टेलिंग यू दिस थिंग अगेन एंड अगेन। तुम लोग बगैर क्वेश्चन किए जो है वो पूरी क्लासेस जो है वो लेते हो, मतलब यू डोंट आस्क फॉर एनीथिंग।
बेटा देख लो कि ये जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई चीज़ तुम लोगों को समझ में नहीं आती है तो यू डू आस्क फॉर क्वेश्चंस। और अगर तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे, पॉइंट्स तुम लोग के लिए क्लियर नहीं होंगे, तो पेपर्स तुम लोग के लिए मुश्किल हो जाएंगे। पेपर्स क्या, एचआर को वैसे भी अंडरस्टैंड करना तुम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू वंस अगैन कि तुम लोग क्वेश्चन पूछा करो, ताकि तुम लोगों के लिए आसान हो, ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि चीज़ें हो क्या रही हैं। मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों को जो है वो अब तक की चीज़ें समझ में आई हैं, बिकॉज यू डोंट आस्क क्वेश्चंस। तो रेस्ट अश्योर के तुम लोग पूछ लो, बाकी अगर तुम लोगों को समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, प्रिडिक्टिव, हम जब एम्पेरिकल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हम जो भी हमारे पास थ्योरी होती है, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, उसके अगेंस्ट में हम इंडिविजुअल को इवेल्युएट करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि भाई हमारे पास हम लोग स्टूडेंट्स को या हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन में बंदे को ये कहें कि जी आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो जो उसका रिस्पॉन्स देना है या जो उसका रिस्पॉन्स जो वो हमें डेटा दे रहा है, उस रिस्पॉन्स को हम एक्चुअल या हमारे पास रियल टाइम जॉब सिचुएशन जो होती है उसके रिस्पॉन्स के साथ मेजर करेंगे और मेजर करके डिटर्मिन करेंगे कि जी ये वैलिड है या नहीं है। अब मिसाल के तौर पे हमने टी बॉय को एक सिचुएशन, जो हमने टी बॉय की एग्जांपल लिया, तो हम टी बॉय को जो है वो एक सिचुएशन देते हैं, हम ये कहते हैं कि जी आप ये बताएं कि जी आप जो है वो अगर आपको चाय बनानी हो और सडनली 10 लोगों को मेहमान या 10 लोगों के गेस्ट आ गए, तो आप लोग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब वो हमें ये जवाब देता है कि जी मैं सबसे पहले जो है आऊँगा, 10 लोगों से पूछूंगा कि उनको किस किस तरह की चाय चाहिए, फिर उसके बाद मैं जाके अपने पास देखूंगा कि मेरे पास जो सामान है, मेरे पास जो स्टफ़ है चाय बनाने का वो कितना मौजूद है। अगर मेरे पास स्टफ़ मौजूद नहीं होगा तो मैं नीचे जाऊँगा, नीचे जाके चाय का सामान लेकर आऊँगा, चाय का सामान लाने के बाद फिर मैं चाय बनाऊँगा, चाय बनाने के बाद सर्व करूँगा। अपेरेंटली अगर मैं बात करूँ तो ये रिलेशनशिप, ये जो मुझे टेस्ट स्कोर सीन बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन यह खड़ा होता है कि क्या मेरे पास जो मेरा स्टैंडर्ड पैटर्न है या जो मेरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्या वो इस चीज़ को वैलिडेट करता है या नहीं करता। स्टैंडर्ड प्रोसीजर वैलिडेट करने का मतलब क्या है, हो सकता है मैंने जो है हम लोगों के पास रूल ये हो कि हम लोग जो सामान है या हम लोग जो चाय की चीज़ें वो बाहर से मंगवाते ही नहीं है। हम लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास स्टैंडर्ड ये है कि हम लोग जो भी करेंगे वो इंटरनल सामान के थ्रू करेंगे। तो क्या वो जवाब हमारे जवाब के साथ मैच कर रहा है, तो ये जो मैच है, ये जो वैलिडेशन होती है, ये हमारे पास प्रेडिक्टिव वैलिडेशन कहलाती है। इसके बाद हमारे पास थर्ड को जो कहलाती है वो हमारे पास कॉन्करेंट वैलिडेशन कहलाती है। कॉन्करेंट वैलिडेशन हमारे पास क्या होती है, कॉन्करेंट वैलिडेशन हमारे पास इस तरीके से होती है कि जो आपकी जॉब परफॉर्मेंस होती है, मतलब आप असेस करते हैं उसके अंदर, आप असेस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब वैलिडेशन के अंदर वैलिडिटी टेस्ट की किस तरीके से, कि जो ऑलरेडी लोग जो है जॉब के ऊपर मौजूद हैं उनके आप आंसर्स लेते हैं और उसको उनके स्कोर्स लेते हैं और उसको को रिलेट करते हैं उस स्कोर के साथ जो स्कोर आपके पास जॉब पे आ रहा होता है या जो स्कोर आपके पास एक कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा होता है उसका होता है। मीन्स आपके पास जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, जो ऑलरेडी लोग जो आपके पास उस पर्टिकुलर पोजीशन में किसी ना किसी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर उसको चेक करके उस पर्टिकुलर को वैलिडेट करके आप इंडिविजुअल्स का स्कोर लेते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ बेटा, आप जो है उसका स्कोर लेते हैं और लेने के बाद जो है यानी इंडिविजुअल का स्कोर लेने के बाद जो है वो आप उसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली, अभी मेरे पास शायद अली की तरफ से सवाल आया है कि आपके पास जो है वो प्रिडिक्टिव वैलिडेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास पिक्टोरिकल वैलिडेशन के जो है वो तमाम के तमाम प्रोसीजर है। ये बेसिकली दो पिक्टोरिकल्स आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बेसिकली कॉन्करेंट का नहीं दिया है, इन्होंने सिर्फ दो वैलिडेशंस का जो है वो दिया हुआ है। ये आपके पास कॉन्करेंट और प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स की तमाम के तमाम स्टेप्स हैं जो कि चलते हैं। ये आपके पास जो है वो कहलाते हैं। यू हैव गॉट 5 मिनट, बल्कि 3 मिनट्स है, इसको पढ़ो, इसको देखो, और इन पिक्चर्स को देखने के बाद भी अगर आपको कॉन्करेंट और प्रेडिक्टिव वेरिएबल समझ में नहीं आता, देन विल डिस्कस इनटू दैट, बट फॉर 3 मिनट्स रिव्यू दिस पिक्चर या रिव्यू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब फिर हम आगे की तरफ
जी बेटा क्लियर हुआ। अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछो मुझसे। जॉब इनकम्बेंट क्या है? बेटा इनकम्बेंट अली मुराद वो पर्सन होता है जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। लाइक रिक्रूटमेंट में जिस बंदे ने उस जॉब के अगेंस्ट में या उस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में अप्लाई किया है वो इनकम्बेंट कहलाता है। जी अब किसी को कोई वैलिडेशन से रिलेटेड अब कोई सवाल है तो पूछो। जी फुरकान कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? सर सवाल ये है कि आपने कहा कि सर इंक्यूबमेंट वो होता है जो अप्लाई करता है हाँ जॉब जी के लिए, हाँ जी तो हाँ जी। कैंडिडेट में और इंक्यूबमेंट में क्या फ़र्क होता है? देखो कैंडिडेट और इनकम्बेंट में फ़र्क ये है कि हर पर्टिकुलर बंदा जो कि आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर अप्लाई कर रहा है वो आपका इनकम्बेंट है। ठीक है, जो बंदा आप जो इनकम्बेंट आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करके आपके सिलेक्शन के अंदर आता है वो आपका कैंडिडेट होता है। आई समझ में बात है फुरकान? नहीं आई? यस सर, समझ आ गया। ठीक है। अब एक सर और चीज इंक्यूबमेंट वही होता है ना, एक और चीज क्लियर कर देते हैं, मतलब एक और चीज क्लियर करके चलते हैं। तुम करंट वैलिडेशन के अंदर इनकम्बेंट के वर्ड के लिहाज से बात कर रहे हो ना? ये जो यस करंट सर। कॉन्करेंट वैलिडेशन के लिहाज से बात कर रहे हैं ना? देखो कॉन्करेंट वैलिडेशन में जो इनकम्बेंट होता है ना उससे मुराद वो पर्टिकुलर बंदा होता है जो उस पोजीशन के ऊपर या उस पोजीशन का पोजीशन होल्डर होता है उस वक्त। ठीक है, देखो होता क्या है, हम लोग बेसिकली कोरिलेशन मेजर कर रहे होते हैं। कोरिलेशन का मतलब ये है कि हमें कंपैरिजन करना होता है जो एग्जिस्टिंग है उसका, जो आना है उसका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों एरियाज के अंदर जो है हमें अब पोजीशन जो जॉब स्पेसिफिकेशन चाहिए या हमें अगर किसी का मेजरिंग क्राइटेरिया चाहिए तो मेजरिंग क्राइटेरिया हम कैसे लेंगे? मेजरिंग क्राइटेरिया हम इस तरीके से लेंगे कि वो तमाम के तमाम इनकम्बेंट्स या वो तमाम के तमाम लोग जो कि पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं उनका वेरी मेजर लेंगे। ठीक है, और वो तमाम के तमाम लोग जिनको हमने रिक्रूटमेंट के अंदर से लिया है शॉर्ट लिस्ट करने के लिए उन तमाम के तमाम लोगों का क्राइटेरियाज लेंगे, उन तमाम के तमाम लोगों की परफॉर्मेंस इमेजेस लेंगे और फिर उसके बाद उसको कोरिलेट कर लेंगे। जो आपस में कोरिलेशन के बाद जो हमारे पास मैच करेंगे हम उसको रिटेन करेंगे, जो मैच नहीं करेंगे उसको हम रिमूव कर देंगे। तो जो इनकम्बेंट्स का मैच होगा वो हमारे पास सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जो मैच नहीं होगा वो हमारे पास फिल्टर आउट हो जाएगा। क्लियर होती है फुरकान बात बेटा? यस सर। ओके। अच्छा इस सर एक और सवाल है सर। जी जी पूछो पूछो। सर ये जो आप एम्पेरिकल रिलेशनशिप के बारे में बता रहे थे, आपने हम्म, कहा कि हम इस रिलेशनशिप को थ्योरी से देखते हैं, थ्योरी से देखते हैं समथिंग मतलब? लाइक आपने ये बताया। सर आपने पता नहीं कुछ थ्योरी का जिक्र किया था जब आप ये बता रहे थे, दोबारा सर बताएंगे आप? एक मिनट, तुम किसकी बात सर कर? ये अच्छा बता दीजिए कि एक, एम्पेरिकल रिलेशनशिप होता क्या है सर? देखो बेसिकली एम्पेरिकल रिलेशनशिप जो होता है ना बेटा वो रिलेशनशिप होता है कि अच्छा चलो इसको आसान लफ्जों में कर लेते हैं, मैं समझ गया तुम थ्योरी किस थ्योरी की बात कर रहे हो। देखो मुझे एक बात बताओ, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। न्यूटन का रूल है, न्यूटन का लॉ है फुरकान। यस सर। न्यूटन का लॉ लॉ है, ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, यस सर। ये क्या है? ये लॉ है, ये रूल है, ये कानून है। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरी कहलाती है। जो ये वाली जो चीज है ना, करंट इनकम्बेंट्स के एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन किया जाना, ये मेरे पास थ्योरी है। थ्योरी का मतलब है मेरे पास लॉ है। ओके आई हैव गॉट 1 मिनट लेफ्ट, तो मैं इस क्लास को क्लोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास को ओपन करके फिर मैं इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये क्लास मैं क्लोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो आप सब।